नमस्कार विद्यार्थियों, हमने इससे पहले यशपाल की कहानी खच्चर और आदमी खच्चर और आदमी कहानी को हमने पढ़ा था। खच्चर और आदमी में यशपाल जी ने जो है धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वास के बारे में वर्णन किया। आज जो है हम मोहन राकेश की कहानी है मलबे का मालिक। मलबे का मालिक, मलबे का मालिक, ये कहानी है। लेकिन इस कहानी को पढ़ने से पहले हमें मोहन राकेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए या उनका कुछ सामान्य जो परिचय है वो सामान्य परिचय करना है। मोहन राकेश हिंदी कहानी के क्षेत्र में नई कहानी के कहानीकारों की श्रेणी में माने जाते हैं। कहानी के विभिन्न आंदोलन हैं। देखो, जब हम हिंदी कहानी का विकास करते हैं, विकास किसका? हिंदी कहानी। तो हिंदी कहानी के विकास में हम पहला जो समय है हिंदी कहानी का, वो समय है भारतेंदु युगीन कहानी। भारतेंदु युगीन कहानी, जब हिंदी कहानी का विकास जब हम पढ़ते हैं, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, तो उसमें भारतेंदु युगीन कहानी यानी भारतेंदु युग से हम हिंदी कहानी का प्रारंभ करते हैं। यूं पृष्ठभूमि के तौर पर, यूं पृष्ठभूमि के रूप में हम कहानी को हमारे दादा नाना परदादा तक हम लेके जाते हैं, लेकिन वो कहानी का लिखित रूप नहीं है। इससे पहले कहानी को आख्यायिका कहा जाता था। वेद पुराणों उपनिषदों में भी जो है ना इस तरह की आख्यायिका, कुछ कहानियाँ, उर्वशी की कहानियाँ, कुछ अप्सराओं की कहानियाँ, ये सब मिल जाया करती थी। लेकिन साहित्यिक विधा जो है, कहानी एक साहित्यिक विधा है, और साहित्यिक विधा के रूप में हिंदी कहानी का स्थापन, या जिसे मूल रूप से हिंदी कहानी कहा जाए साहित्यिक दृष्टिकोण से, वो भारतेंदु काल से मानी जाती है। तो भारतेंदु युगीन कहानी, उसके बाद द्विवेदी युगीन कहानी, उसके बाद जो है प्रेमचंद युगीन कहानी, उसके बाद जो है प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानी, और प्रेमचंदोत्तर युगीन के बाद जो है सन 1950 या प्रेमचंद के बाद, प्रेमचंद 1936 में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, मुंशी प्रेमचंद की। तो मुंशी प्रेमचंद का हिंदी कहानी के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान है, इसलिए प्रेमचंद युग एक कहानी का युग माना है। तो प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद के बाद की जो कहानियां हैं वो उस युग में आती है। तो मुंशी प्रेमचंद का निधन 1936 में हो जाता है। तो 1936 से 1945 तक का जो समय है वो प्रेमचंद के बाद के समय की श्रेणी में आता है। 1945 के बाद जो समय है वो हिंदी कहानी में नई कहानी के नाम से जाना जाता है। नई कहानी का आंदोलन या हिंदी कहानी में विविध आंदोलन। तो नई कहानी 1950 या 1945 के बाद का जो समय है हिंदी कहानी के क्षेत्र में, वो है नई कहानी। जैसे साहित्य की दो विधाएं मैंने आपको बताया, एक विधा पद्य विधा है, एक गद्य विधा है। एक गद्य विधा है, साहित्य के दो रूप, एक पद्य रूप, एक गद्य रूप। तो पद्य में जो है 1950 के आसपास या 1950 के बाद जो है नई कविता के नाम से कहानी में एक साहित्यिक प्रवृत्ति का विकास हुआ। नई कविता के नाम से साहित्य की पद्य विधा के क्षेत्र में नई कविता के नाम से एक साहित्यिक प्रवृत्ति का उद्भव हुआ। इस नई कविता में जो है विभिन्न
आंदोलन, नई कविता में विभिन्न बातें हमें देखने को मिलती है। तो इसी तरह गद्य के क्षेत्र में भी जो है नई कहानी का प्रारंभ हुआ। और 1960 के बाद समानांतर कहानी भी आती है, अ कहानी भी आती है, जनवादी कहानी भी आती है, सचेतन कहानी भी आती है, यानी ये फिर नई कहानी के बाद का आंदोलन है। तो हिंदी कहानी में विविध आंदोलन, मैंने इस पे रिसर्च भी किया है। हिंदी कहानी के विविध आंदोलन मैंने पढ़ा भी है इस पे, और मैंने अपना थीसिस भी इस पे लिखा था। तो हिंदी कहानी के विविध आंदोलन पे लिखा था वो मैंने। तो मोहन राकेश जो है वो हमारी नई कहानी के कहानीकार है। बताना मेरा उद्देश्य यहाँ पे था कि मोहन राकेश जो है वो नए युग के कहानीकार है, और नए युग में कुछ मान्यताएं बदलती हैं, कुछ मानदंड बदल जाते हैं, कुछ मानदंड बदलने के पश्चात नई चीजें जो है आती हैं। समाज की कुछ प्रवृत्तियां बदल जाती हैं, समाज की कुछ चिंताएं बदल जाती हैं। मुंशी प्रेमचंद के समय में तो क्या है कि कहानियों में किसान जो है, किसान महत्वपूर्ण था, समाज महत्वपूर्ण था वहां पे। अब नए दौर में जो है कुछ सांस्कृतिक परंपराएं हमारी बदल जाती हैं, कुछ रीति रिवाज बदल जाते हैं, कुछ मानव मूल्य बदल जाते हैं, कुछ जीवन मूल्य बदल जाते हैं। तो नए जीवन मूल्यों पर और महानगरीय संस्कृति का भी विकास होता है, क्योंकि हम 1950-1947 में आज़ाद हो गए। तो 1947 के बाद जो है ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर लोगों का पलायन होता है रोजगार के आवश्यकता के लिए। तो महानगरीय संस्कृति जो है उस पर भी कहानियां लिखी गई कि महानगरीय संस्कृति में ऐसा भी होता है। शोषक और शोषित के रूप में भी कहानियां लिखी गई, शोषक और शोषित के रूप में भी कहानियां लिखी गई। कहानी में गरीबी का भी चित्रण किया गया, मजदूरी का भी चित्रण किया गया। मजदूर, गरीब, दीनहीन, निर्बल, इन सब का चित्रण कहानियों में जुड़ा, क्योंकि कहानी जो है वो मूल रूप से आम आदमी से जुड़ी ही होती है। अगर कहानी में आम आदमी का चित्रण नहीं है तो उस कहानी में उसकी कोई सार्थकता नहीं होगी। यानी कहानी की सार्थकता जब ही होगी जब कहानी आम आदमी से जुड़ी हुई होगी। यानी कहानी जो है वो काल्पनिकता में हो तब कहानी मूल रूप से वो सही नहीं मानी जाएगी। यानी कहानी यथार्थ के ऊपर आधारित होनी चाहिए। यानी कहानी में सत्यता भी होनी चाहिए, कहानी में यथार्थता भी होनी चाहिए। कहानी को लगे पढ़ने पाठक को कि मेरे से संबंधित कहानी है, उसको हम सच्ची कहानी मान सकते हैं। तो कहानी में गरीबी का भी चित्रण देखने को मिलता है। महानगरीय संस्कृति का चित्रण हमें नई कहानी में देखने को मिलता है। तो मोहन राकेश जो है वो नई कहानी के कहानीकार है। तो नई कहानी में सर्वथा जो है एक अलग चीज हमें दिखाई देती है। भाई वो पुरानी कहानी से क्यों भिन्न है, पुरानी कहानी से क्यों भिन्न है वो, और नई कहानी वो क्यों है, ये सब जो है। तो मोहन राकेश 1925 ईस्वी में पैदा होता है, 1972 ईस्वी में जो है इनका देहावसान होता है। तो हिंदी गद्य साहित्य को आधुनिक परिवेश से जोड़कर देखेगा, आधुनिक शब्द का पहला ही प्रयोग आया, आधुनिक। आधुनिक हिंदी गद्य को, यानी हिंदी जो गद्य है उस हिंदी गद्य साहित्य को आधुनिक परिवेश से जोड़कर, आधुनिक परिवेश, आधुनिक जो वातावरण है उस आधुनिक परिवेश, आधुनिक वातावरण से जोड़ने का काम मोहन राकेश ने किया। ये पहले ही पंक्ति में आया है। तो हिंदी गद्य साहित्य को आधुनिक परिवेश से जोड़कर समाज के जीवन की संवेदनाओं के यथार्थ चित्रण करने वाले मोहन राकेश, यानी आज के जीवन की संवेदनाओं के यथार्थ, यानी आज का जो जीवन है, आज वर्तमान, आज वर्तमान, आज वर्तमान मतलब 8/1/2021, ये आज का जीवन। तो मोहन राकेश के समय में उन्होंने उस समय
जिसको हम आधुनिक कहते हैं, स्वतंत्रता के बाद जो है हम आधुनिक होने लगते हैं। आधुनिक एक कॉन्सेप्ट आता है और इस कॉन्सेप्ट में ये भी चर्चा पर चर्चा चली कि हम आधुनिक किसे कहते हैं। और आधुनिक का मतलब है विचारों का जो है, विचारों में परिष्करण, यानी विचारों की शुद्धता या विचारों को त्यागना या छोड़ना या उनको शुद्ध रूप में अपनाना। भाई पुराने जमाने में क्या मृत्यु भोज करते थे लोग, दूर दूर के गांवों से जो है मृत्यु भोज में जीवने के लिए आते थे। तो वो पुरानी परंपरा एक मृत्यु भोज की थी जिसको है ना धीरे धीरे खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे विचारों में आधुनिकता आई, हमारे विचारों में तार्किकता आई, हमारे विचारों में लॉजिकता आई कि नहीं ये चीज गलत है। हम सही और गलत का निर्णय करने लगे। पहले यूं मानते थे मलबे का मालिक, पहले यूं मानते थे कि ये हमारी परंपरा से चली आ रही है, इसलिए हम इस चीज को मानते रहे। तो आधुनिक शब्द के ऊपर काफी जो है विचार विनिमय हुआ कि हम आधुनिक किसे कहेंगे। तो मोहन राकेश ने आधुनिक जो आज का जो परिवेश है मोहन राकेश के समय का, वो भी एक आधुनिक परिवेश था। तो उस समय उन्होंने जो जीवन है उस आज के जीवन को उन्होंने जोड़ा अपने गद्य साहित्य में। नई पीढ़ी के साहित्यकारों में अग्रणी है। नई पीढ़ी के मोहन राकेश जो है, नई जो पीढ़ी है उस नई पीढ़ी के अग्रणी साहित्यकार जो है, उन साहित्यकारों में मोहन राकेश अग्रणी हैं। नई कहानी के संस्थापकों में आपका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मित्रों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोहन राकेश जो है वो नई कहानीकार हैं। नई कहानी के वो क्या है, अग्रणी कहानीकार हैं। मैंने आपको नई कहानी के ऊपर चर्चा अभी की है कि नई कहानी सन 1900 मतलब मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु के बाद प्रेमचंद युग आता है, उसी में एक नई कहानी, एक साहित्यिक प्रवृत्ति चलती है और साहित्यिक प्रवृत्ति में आधुनिकता है और आज के जीवन को रूपायित किया है। तो नई कहानी के संस्थापकों में आपका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी नाटक के नवीन नाटककारों में आप सदैव स्मरणीय रहेंगे। देखो मोहन राकेश ने नाटक जो है, नाटकों के क्षेत्र में भी उनका अत्यधिक योगदान है। नाटक के क्षेत्र में भी उनका अत्यधिक योगदान है। और आज की जो जीवन की जो विसंगतियां हैं या आधुनिकता की जो विसंगतियां हैं मानव जीवन की, उन विसंगतियों को मोहन राकेश बड़े पैनी दृष्टिकोण से अपने लेखनी के माध्यम से समाज के सामने प्रकाशित करता है या समाज के सामने रखता है। आज की जो नारी है उस आज की नारी का चित्रण और आज की नारी की जो सोच है उस सोच का भी उन्होंने चित्रण किया है। कि नारी के मन में बड़ेपन के भाव कैसे होता है कि नहीं बड़े लोगों से मैं संबंध रखूंगी, मैं बड़ी हूँ। एक नारी जो है मध्यम क्लास, उनके आधे अधूरे एक नाटक है मोहन राकेश का, आधे अधूरे। उस आधे अधूरे नाटक में मोहन राकेश ने यही बताया है कि हम हमारी जड़ों से भी कट चुके हैं और हम पूर्ण रूप से आधुनिक भी नहीं बन पाए। यानी हम आधे अधूरे हो गए, ना हमने गंगा जी में स्नान किया, ना हम बिना नहाए रहे, ना हम नहा पाए, ना हम बिना नहाए रहे। यानी मनुष्य अपनी जड़ों से भी कट गया, अपनी परंपराओं से भी कट गया और पूर्ण रूप से वो तार्किक रूप से जो है आधुनिक भी नहीं बन पाया या वैचारिक रूप से वो पूर्ण रूप से वैचारिक रूप से लॉजिक भी नहीं बन पाया। तो वहां इस आधे अधूरे में इसकी जो स्त्री जो पात्र है, वो स्त्री पात्र सर्विस करती है तो वो अपने बॉस को, अपने ऑफिस का जो बॉस है उसको अपने घर पे बुलाती है, अपने पति को महत्व नहीं देती है, उसके बच्चे जो है उनको संस्कार नहीं देती है। बच्चे भी जो है ऐसी जो है बिना मूल्यहीन बातें जो है बच्चे भी करते हैं, उन बच्चों को संस्कार भी नहीं देते हैं। तो उनका जो परिवार है वो आधा अधूरा है, वो पति को भी अपना आधा अधूरा पति मानती है। तो वहां पूर्ण रूप से संस्कारित नहीं है।
और एक ऊंची बनने की जो है ना आशा या लालसा, बड़े बनने की, अगर मैं बड़ा आदमी। घर में भले चाहे हम कैसे रहें, लेकिन बाहर निकले तो यह है कि यूँ लगे कि हम सोसाइटी के या समाज के जो है ना बहुत ज़्यादा धनवान है, देखो हम कितने हैस से रह रहे हैं, और देखो कितने शानदार कपड़े पहनते हैं, ये वो ये। और घर में भले चाहे उनकी कुछ हो या ना हो, घर में अभावों को सहन कर लेंगे, लेकिन बाहर निकलेंगे तो दिखावा। तो दिखावापन जो है, दिखावापन और बनावटीपन, दिखावापन, बनावटीपन और दोहरा चरित्र, ये हमें आधुनिक जीवन में देखने को मिलता है। मोहन राकेश ने इस आग अधूरे नाटक में इन्हीं सब चीजों को दिखाया है। और मोहन राकेश जो है वो नई कहानी के अग्रणी कहानीकार है। इस चीज को आपको समझने की बात है कि मोहन राकेश अग्रणी कहानीकार है। थैंक यू मित्रों, कल हम मोहन राकेश का और अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।